In this video, we will discuss salient features of Indian Constitution. The very first feature of our Indian Constitution is size of the Constitution. The Indian Constitution is the most detailed of all the written constitutions of the world. हमारा जो भारतीय संविधान है वो बाकी के देशों के संविधान से जो कि रिटन है उन सब से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे डिटेल्ड है और सबसे लेंदी है। इसमें सारे प्रोविजंस, हर एक प्रोविजन डिटेल में मेंशन की गई है, तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान को एक डिटेल्ड और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। When the Indian Constitution was made, it originally consisted of 395 articles divided into 22 parts and 12 schedules. Since 1951, several articles have been inserted and several articles were omitted. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे और 12 स्केड्यूल्स थे। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट डेट है वो है 26 जनवरी 1950 और 1951 से इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। 1951 से लेकर अब तक मोर देन 100 टाइम्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इंसर्ट भी किए गए, लाए भी गए और बहुत को हटाया भी गया, रिपील भी किया गया। The framers of the constitution have gained experience from the working of all the known constitutions of the world. They were aware of the difficulties faced in the working of these constitution. जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, वो बाकी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर अपना एक्सपीरियंस गेन किए थे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से अपने देश को चला रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज फ्यूचर में आ सकती है, ये सब उन्हें पता था, जो हमारे फ्रेमर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। This was the reason that they sought to incorporate some good provisions of those constitutions to avoid defects and loopholes that might come in the working of Indian Constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, मतलब जो भी अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं हमारे फ्रेमर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्सप्लेनेशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बड़ा है और इसमें कितने प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं, ओरिजिनली इसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए और 1951 से लेकर अब तक 2021 तक इसकी अमेंडमेंट होते हुए आ रही है। और अमेंडमेंट में क्या होता है कि कुछ प्रोविजंस को हम हटाते हैं और कुछ प्रोविजंस को हम इंसर्ट करते हैं। The second feature is parliamentary form of government. The Constitution of India establishes a parliamentary form of government both at the center and the state level. हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एक फीचर है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोनों ही लेवल्स पे, सेंटर के लेवल पे भी और स्टेट के भी लेवल पे यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। In this respect, the framers of the Constitution have followed the British model. ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लाया गया था? ब्रिटिश मॉडल से। The essence of parliamentary form of government is its responsibility to the legislature. Parliamentary form of government का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को। As we know, there are 3 organs of the government. हमारा जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो 3 टाइप का है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाने का काम, एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉज बने हुए हैं बाय द लेजिस्लेचर उनको हम एग्जीक्यूट करें, उनको हम लागू करें। और जुडिशरी का क्या रोल है कि वो उस पर वॉच रखती है जो कि लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट किए हैं, तो जुडिशरी का ये रोल होता है कि वो वॉच रखे कि ये लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है
वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो जो भी फॉलो नहीं कर रहा है उसको वो पनिश करने का काम जुडिशरी का होता है। The president is the head of the state and the real executive power is vested in the council of ministers whose head is the prime minister. जो स्टेट का हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। हर एक स्टेट में गवर्नर होते हैं जो उस स्टेट को रेगुलेट करते हैं, बट ओवरऑल स्टेट का हेड कौन है? वो है प्रेसिडेंट। और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, जिसके हेड है प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम होता है? अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी एक्शन ले रही है, कोई भी डिसीजन ले रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको हेल्प करते हैं लेने में, वो मतलब अपनी व्यू पॉइंट देते हैं। तो ये रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और उनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, दैट इज द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोअर हाउस मतलब लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा जो पार्लियामेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों को मिला के हमारा पार्लियामेंट है। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के टेन्योर के लिए हमारे लोअर हाउस के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, ना कि नॉमिनेट होते हैं। उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। द थर्ड फीचर इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दो फीचर्स काफ़ी यूनिक है कि वो रिजिडिटी को भी फॉलो करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी फॉलो करता है। इन दोनों का वो मिक्सचर है। ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली रिजिड बोल सकते हैं और ना ही फुल्ली फ्लेक्सिबल, दोनों का ब्लेंडिंग है। Constitution may be called rigid or flexible on the ground of the amending process itself, whether it is difficult or easy. ये अमेंडिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफिकल्ट बोल सकते हैं या फिर इजी बोल सकते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस आर यूजुअली क्लासिफाइड एज रिजिड बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट अमेंडिंग प्रोसेस। जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है फीचर फेडरल का और एक होता है यूनिटरी का। फेडरल फीचर का मतलब होता है कि जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास भी हैं और स्टेट के पास भी हैं, और यूनिटरी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है। तो जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंट्रीज हैं उनका ये रिजिड वाला कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट होती है अमेंडिंग प्रोसेस। अगर हम कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं तो हम इजीली उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिजिड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। The certain provisions of the Constitution can be amended by simple majority in the Houses of Parliament. Other provisions can be amended by a special majority. कुछ ऐसे provisions हैं हमारे Constitution में जो कि हम simple majority से उसको amend कर सकते हैं। Amendment कहाँ पे होती है? Parliament पे होती है। तो amendment जो है वो दो टाइप से होती है, simple majority and special majority by ratification of half of the states। कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो सिंपल मेजॉरिटी से हम उनको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए होगी, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट से उसको परमिशन भी लेना होगा। रेटिफिकेशन का मतलब है जब तक वो लोग अपना व्यू पॉइंट ना दे दे। हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सारे स्टेट से नहीं बट हाफ ऑफ द स्टेट, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनका 50% स्टेट से उसको परमिशन या फिर उसकी व्यू पॉइंट लेना होगा। Fundamental rights. The incorporation of a formal declaration of fundamental rights in part 3rd of the Constitution is deemed to be a distinguishing feature of democratic state. Part 3rd में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि हर एक सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं।
तो ये एक सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, सबसे अलग फीचर है एक डेमोक्रेटिक स्टेट का. These rights are prohibitions against the state, and state cannot make any law which takes away or abridges any of the rights of the citizens given in part third. ये जो राइट्स दिए गए हैं पार्ट थर्ड में, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बुलाते हैं, ये स्टेट पे एक प्रोहिबिशन है. मतलब स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता है, ऐसा कोई भी कानून पास नहीं कर सकता है जो कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को ले ले या फिर उनको वॉयलेट करे. These rights can be challenged in Supreme Court and High Court if violated. ये जो राइट्स हैं इनको हम चैलेंज भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में हम इनको जाके चैलेंज भी कर सकते हैं कि हमारे ये पर्टिकुलर राइट वॉयलेट हुआ है. Directive Principles. The directive principles of state policy is contained in Part 4 of the Constitution, sets out the aims and objectives to be taken up by the state in the governance of the country. Part 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया गया है जो कि स्टेट पे अप्लाई होता है कि स्टेट को कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनका स्टेट जो है वो गवर्न हो सके. तो ये स्टेट पे एक डायरेक्शन है. Unlike the fundamental rights which is enforceable in courts, these rights are not enforceable and we cannot move to the court for the action. Fundamental rights जो है, जो कि पार्ट थर्ड में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको हम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, सुप्रीम कोर्ट में, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में. लेकिन जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये अनएनफोर्सेबल होते हैं, इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में. अगर मुझे ये नहीं भी मिल रहा है तो इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है. द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ द स्टेट्स इम्प्लीमेंट देम विद अ हाई सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी. हमारा जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, जो हम सोच रहे हैं, वो तभी अचीव हो सकता है, हम तभी उसको मतलब अचीव कर सकते हैं फ्यूचर में, जब स्टेट्स जो हैं इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें. इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव इंक्रीजिंगली अज्यूम्ड ग्रेटर रेलिवेंस एंड इम्पोर्टेंस नॉट ओनली फॉर द लेजिस्लेचर बट ऑल्सो इन द आइज ऑफ द कोर्ट्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस दिया जा रहा है, ना ही सिर्फ लेजिस्लेचर में, मतलब ना ही सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर में, बट कोर्ट्स में भी इसको काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस दिया जा रहा है पिछले कुछ सालों में. फंडामेंटल ड्यूटीज़. जैसा कि पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. जैसे कि हमारा राइट्स है वैसे हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, तभी दोनों का बैलेंस बनेगा. The 42nd Amendment Act added a new part to the Constitution under the head Fundamental Duties. Fundamental Duties का जो कॉन्सेप्ट है वो 42nd Amendment of the Indian Constitution से उसको लाया गया. इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे. 42nd अमेंडमेंट से इसको लाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया एज ए न्यू पार्ट, पार्ट 4A. The duties are mentioned for every citizens of India. ये सारे citizens of India पे अप्लाई होता है. There can be no rights without duties. मेरा कुछ ड्यूटी होगा तभी मेरी कुछ राइट भी होगी. राइट ऐसे ही नहीं होगा अगर ड्यूटीज नहीं होगी तो. From 86th Amendment Act 2002, this code have become of 11 duties. Initially 42nd Amendment में इसमें 10 duties थे और 86th Amendment Act of 2002 से इसमें एक और ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट किया गया. तो कलेक्टिवली इसमें 11 ड्यूटीज हैं जो कि सारे सिटीजन्स को पे अप्लाई होते हैं जो कि इंडिया के सिटीजन्स हैं. Citizenship. Though Constitution of India is federal and provides for dual polity, that is center and states,
but it provides for a single citizenship for the whole of India. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भले ही फेडरल फीचर है, मतलब सेंटर के पास भी है पावर और स्टेट के पास भी है, लेकिन सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इसमें है। मतलब पूरे जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास एक ही नागरिकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का। In federal states like USA and Switzerland, there is dual citizenship. That is one for state where a person is born or resides and one for the nation. बाकी भी हमारे फेडरल स्टेट्स हैं, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। मतलब एक नेशन का तो सिटीजनशिप उनको मिलेगा, यूएसए का या फिर स्विट्जरलैंड का, बट जिस स्टेट में वो रिसाइड करते हैं या फिर जिस स्टेट में उनकी बर्थ हुई है वहाँ की भी उनको सिटीजनशिप मिलती है। तो एक स्टेट का सिटीजनशिप हो गया और एक नेशन का सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है जो कि इंडियन सिटीजन्स को मिलता है। Unlike USA, there is no state citizenship in India because all citizens enjoy the same rights all over the country and no matter in which state the person resides. क्यों नहीं इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं हमें भी स्टेट की सिटीजनशिप मिलती है? क्योंकि जो सिटीजन्स है वो एक ही राइट्स एंजॉय करते हैं जो बाकी भी सिटीजन्स करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टेट का बात नहीं हो रहा है कि इस स्टेट का जो बंदा है वो ये राइट उसको मिलेगा या ये उसकी ड्यूटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे इंडिया में सारे सिटीजन्स को एक ही राइट मिलती है और उनके पास वही राइट है, वही ड्यूटीज है जो कि सबको मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए कोई भी स्टेट सिटीजनशिप या फिर कोई भी अदर सिटीजनशिप का बात नहीं होता है। इसलिए इंडिया इज ओनली वन एंड वी ऑल आर इक्वल, सो देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप। Independent judiciary. An independent judiciary is established with a power of judicial review. जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है और वो एक्ट बन जाता है तो जुडिशरी के पास तब भी ये पावर होता है कि वो उसकी रिव्यू कर सकती है, मतलब उसको वो फिर से देख सकती है कि क्या ये जो न्यू लॉ पास हुआ है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइडेड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लॉ फॉल करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उससे मिलता जुलता ये लॉ है, तभी इस लॉ को हम वैलिड मानेंगे। अदरवाइज ये लॉ जो है वो इलीगल हो जाएगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा जुडिशरी के साइड से। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैज दिस पावर। ये पावर लोअर कोर्ट के पास नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स विल डिपेंड अपॉन द रेमेडीज फॉर इट्स एनफोर्समेंट। मेरे पास राइट है, तो जो मेरा राइट्स है वो एग्जिस्टेंस में कब आएगा? जब कोई रेमेडीज होगी कि ये राइट है, हम इसको एनफोर्स कर रहे हैं, मतलब हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरे पास कुछ रेमेडीज भी होगी, क्योंकि जब तक रेमेडी नहीं होगी तब तक कोई राइट मेरे को नहीं मिल सकता है। अनलेस देयर इज नो रेमेडी देयर इज नो राइट। जब तक कोई रेमेडी नहीं है तो मुझे वो राइट भी नहीं मिल सकता है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्लेज द इम्पोर्टेंट role of determining the limits of power of the center and the states. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मेन रोल है कि वो सेंटर के पावर को और स्टेट के पावर को लिमिट कर सकती है कि स्टेट के पास इतना ही पावर है और सेंटर के पास इतना पावर है। Strong center. The most unique feature of the constitution is that being a federal constitution, it acquires a unitary character during the time of emergency. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इमरजेंसी के टाइम पे वो यूनिटरी फीचर को एक्वायर कर लेती है। मतलब जब हमारे देश में अगर कोई भी इमरजेंसी इम्पोज होती है या फिर कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन आता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। ड्यूरिंग इमरजेंसी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स अंडरगोज अ वाइटल चेंज। जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है पावर्स की स्टेट भी कुछ डिसीजन लेगा, सेंटर भी लेगा, तो ये जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है इमरजेंसी के टाइम पे और उस टाइम पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है।
The Union Parliament is empowered to legislate on any subjects mentioned in the state list. जैसे कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है. 3 टाइप की लिस्ट होती है. तो यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर डिसीजन ले सकता है. स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है उसमें बस स्टेट डिसीजन ले सकता है. कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है उसमें स्टेट भी ले सकता है और सेंटर भी ले सकता है. तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पे या फिर यूनियन पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में लेजिस्लेट कर सकता है, मतलब लॉज बना सकता है. तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट को ये पावर है. Thus, during the time of emergency, all powers are centralized in the union government and constitution acquires a unitary feature. ये सेम चीज़ है कि इमरजेंसी के टाइम पे सारे जितने भी पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं इन द यूनियन गवर्नमेंट. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्वायर्स अ यूनिटरी फीचर. इस टाइम पे इसका फीचर चेंज हो जाता है, ये यूनिटरी हो जाता है, मतलब पावर सिर्फ एक के पास है जो कि है सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट. दिस कॉम्बिनेशन इज द यूनिक फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो फीचर है वो बहुत यूनिक है. Secular state. A secular state has no religion of its own and treats all religions equally. सेक्युलर स्टेट इसलिए बोला जाता है इंडिया को क्योंकि यहाँ पे स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता है और सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है. इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड सेक्युलर स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन. ये सेक्युलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे प्रियम्बल में भी ये वर्ड इंसर्टेड है, सेक्युलर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिना डिस्क्रिमिनेशन का सारे रिलीजन को इक्वली माना जाता है. All religions are of high esteem and there is no state religion of its own or a preference for a particular religion. सारे religions को equal importance दिया जाता है. स्टेट का कोई भी अपना religion नहीं होता या फिर कोई एक particular preference किसी भी religion को नहीं दिया जाता है. इसलिए हमारे इंडिया को एक secular state बोलते हैं. Adult franchisee. Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly that by parliamentary democracy we mean one man, one vote. Constituent Assembly में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये चीज़ बोला था कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक इंसान के पास एक वोट ज़रूर हो. वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट आए इंडिया में. The founding fathers decided to opt for universal adult suffrage with every adult Indian without any distinction at once having equal voting rights. हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाए हैं वो ऑप्ट किए थे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट कि सारे एडल्ट इंडियन, एडल्ट हम कब होते हैं? आफ्टर 18, उनके पास बिना डिस्टिंक्शन के इक्वल वोटिंग राइट्स हो ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें. आज जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, XYZ कोई भी हो, वो कैसे आते हैं? हम ही उनको इलेक्ट करके लाते हैं, हम ही वोट देते हैं तब वो आते हैं. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था. Every man and woman who has attained the age of 18 years have been given the right to elect representatives for the legislature. कोई भी इंसान हो जब वो 18 years का एज तक पहुंच गया तब उसके पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का राइट होता है कि लेजिस्लेचर में, मतलब जो लॉज बनाने का काम करती है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट हो, वहाँ पे हमें राइट है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं जब हम 18 years के एज को अटेन कर चुके हैं, जब वहाँ तक हम पहुँच गए हैं. तो ये है एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट. So that's it from my end and hope you have understood all the features of our Indian constitution which is of utmost importance. So thank you so much.